अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरीज का ओवरव्यू दूंगा, डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से पर्सपेक्टिव्स में कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं और उसके कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं। काफ़ी सारे लोग या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि कौन से पर्सपेक्टिव में कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं और उनके कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं और कंट्रीब्यूटर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया था। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे चल के मैं इन पे डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो चार पर्सपेक्टिव्स होते हैं: क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, क्वांटिटेटिव एंड कंटेम्पररी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। जब हम बात करेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की, तो क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में फर्दर दो थ्योरीज आ जाती हैं। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है और दूसरी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। जब हम बात करेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की एज अ होल, तो उसका मकसद था या उसका कहना था कि आप एम्प्लॉयज को उनकी फिजिकल नीड्स के बिहाफ पे मोटिवेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप मॉनेटरी इंसेंटिव्स जब आप उनको देंगे तो वो एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए अच्छे से काम करेंगे। इसमें जो जो दो थ्योरीज हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, थ्योरी का असल मकसद क्या होता है? थ्योरी हम किसी भी नजरिए को कहते हैं जो सपोजिशन पे बेस्ड करती है, या कोई आइडियाज होते हैं जिसके जरिए हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, अपना व्यू बयान करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया था, अपना अपना व्यू दिया था, आइडिया दिया था हर एक थ्योरी में। और एक उनका अपना मखसूस नजरिया था जो वो रखते थे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, एम्प्लॉयज के हवाले से, कि उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें फर्दर तीन कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक एफ डब्ल्यू टेलर, जो कि पॉयनियर भी कहलाता है इस थ्योरी का, और उसके बाद फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट आ जाते हैं और हेनरी जॉन्ड आ जाते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो है, वो फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहलाते हैं। 1856 टू 1915 तक उनका एरा है। और उन्होंने जो पहली बात की थी कि वो कहा था कि साइंटिफिक बेस को जो है वो अप्रोच करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज से काम लेने के लिए। साइंटिफिक बेस ढूंढने चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि एक तो सोल्जरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। सोल्जरिंग का मतलब ये है कि उनका कहना था कि जब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो काफी सारा टाइम जो है वो जाया कर देते हैं, यानी कि जिसे हम काम चोरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे वेज होने चाहिए जिनके बिहाफ पे वो काम चोरी बंद हो जाए। वो साइंटिफिक वेज की ही बात कर रहे थे, जो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। पीस रेट सिस्टम कहा था उन्होंने। पीस रेट सिस्टम का मतलब ये था कि आप ऐसा करें कि हर एम्प्लॉय को टास्क दे दें और उस टास्क के बिहाफ पे उनको आप पैसे दे दें। जितने जितने वो पीसेस बनाते जाएंगे उनके बिहाफ या आप उनको पैसे देते जाएं। सपोज करें कि अगर आपने किसी को एक असाइनमेंट दी हुई है कोई चीज बनाने के लिए, आपने कहा है कि भाई अगर आप एक पीस बनाएंगे तो हम आपको जो है वो 100 रुपए देंगे। तो वो जितने जितने ज्यादा पीसेस बनाता जाएगा उसको आप उतने 100 100 रुपए कंट्रीब्यूट करता जाएगा, आप उसको एट द एंड वो पे कर दें। इससे क्या होगा कि उस एम्प्लॉय में लालच बढ़ेगी और वो अपना जो टाइम पहले वेस्ट कर रहा था वो वेस्ट नहीं करेगा। और उसके अलावा टाइम एंड मोशन स्टडी दी थी कि आप देखेंगे एम्प्लॉयज जो है वो, या स्पेसिफिकली इन्होंने काम किया था लेबर पे, तो वो कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है और उनको आप ओवरकम करें। और उसके बाद उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे जिनकी हम आगे डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे, बल्कि पर्टिकुलरली हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा एक फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट थे। Frank and Lillian Gilbert were the husband and wife 1868 to 1924 फ्रैंक का जो एरा था, और 1878 to 1972 लिलियन गिलबर्ट का एरा था। जो एफ डब्ल्यू टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी थी, उन्होंने उसको उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश की थी। और उन्होंने एक कैमरा इन्वेंट किया था जो काफी सारे मोशंस को जो है एट ए टाइम वो कैप्चर कर रही थी, और वो देख रही थी कि जो लेबर है वो कहाँ कहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रही है, या वो मोशंस को स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रही थी जिनके बेसिस पे आप और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में।
और इसके अलावा जो तीसरा कंट्रीब्यूटर था बेसिकली फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट और हेनरी जॉन जो थे वो एफ डब्ल्यू टेलर के फॉलोअर्स थे, या ऐसा कह लें कि उसके सपोर्टर्स थे। तो हेनरी जॉन 1861 टू 1919 तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने पे इंसेंटिव्स और बोनस सिस्टम दिया था। एप्रिसिएशन सिस्टम ये है कि उसने कहा था कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको जो है वो बोनस या पे इंसेंटिव्स दें ताकि वो और मोटिवेट हो जाए। तो ये तीनों जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूटर्स थे। बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन कंट्रीब्यूशन था या जो फोकस था वो लेबर पे था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज हैं, उनको इग्नोर किया हुआ था। तो सारा जो काम इन्होंने किया हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, एफ डब्ल्यू टेलर हो गए, फ्रैंक एंड लिलियन हो गए या हेनरी जांत हो गए, उन्होंने सिर्फ लेबर पे किया था। उसके बाद दूसरी जो है हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हेनरी फ्योल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। हेनरी फ्योल खुद एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने फोकस किया था टॉप मैनेजमेंट पे, या जो बंदे एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद है, मैनेजमेंट लेवल पे मौजूद है। उनका एरा है 1841 टू 1925। और उन्होंने कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए 14 प्रिंसिपल्स पे आप अमल करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क करेगी और आपको बेनिफिट होगा। और वो 14 प्रिंसिपल्स जो भी थे उन्होंने वो मैनेजमेंट के लिए दिए थे कि इन पे अगर वो काम करेगी तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकती है। उन 14 प्रिंसिपल्स पे हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल में किसी वीडियो में। उसके अलावा मैक्स वेबर थे इस थ्योरी में, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशलिस्ट थे और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से वो मशहूर थे। 1864 टू 1920 तक उनका इरा रहा है, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की थी। और उसमें उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ रूल दिए थे कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे रन करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोजीशन अथॉरिटी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू फार्मल रूल्स, यानी कि फार्मल रूल्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, रिटन रूल्स होने चाहिए। और उन्होंने कहा था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो भी निज़ाम चल रहा है गवर्नमेंट का, हुकूमत का, उनमें जो डिसीजन मेकिंग हो रही है या इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स को लेने चाहिए, ना कि जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेने चाहिए। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े अरसे के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर बंदे चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपके जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं वो काफी अरसे तक चलते हैं, या उनका एक मखसूस एज लेवल होता है जहां तक वो चलते हैं, तो उससे हवाले से वो और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी जो हम अलग से ब्यूरोक्रेसी पे वीडियो बनाएंगे, मैक्स वेबर पे बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है जी बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इसको हम ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम था कि उन्होंने, इनका फोकस था कि ह्यूमन वर्क पे, या बेसिकली हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज पे। उन्होंने कहा था एम्प्लॉइज को अगर आप तवज्जो देंगे, उनकी मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एक्सपेक्टेशंस या दूसरी चीजें उनका ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉइज और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी या जो क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स थे, उनको उनसे हटके इन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया था, अपना एक नजरिया दिया था। इसके भी चार जो है पांच कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें होगो म्यूसबर्ग आ गए, और मैरी पार्कर आ गई, एल्टन मायो, अब्राहम मैज्लो और डॉगलास मैकग्रेगर। ये पांच कंट्रीब्यूटर थे इस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के, जिसको हम बिहेवियरल या ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहते हैं। हुगो म्यूसबर्ग जो थे वो 1863 टू 1916 तक उनका एरा था, और वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हवाले से जाने जाते थे। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी उनको कहा जाता था। उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप की थी, जो उन्होंने कहा था कि जो भी डिसीशंस हो वो साइकोलॉजिकल डिसीशंस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की काफी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तीन चार रूल्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि फाइंड वेज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ट सूटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। कोई ऐसे तरीके आप ढूंढें जिनके जरिए आप देखें कि जो बंदे सुटेबल हैं किसी भी जॉब के लिए, पर्टिकुलरली उनका इंतखाब करें। और उनका था आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी। साइकोलॉजिकल कंडीशंस को देखें
कि उसके जरिए आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम इफिशिएंसी ला सकते हैं। या बेसिकली उनका उस साइकोलॉजी से ताल्लुक था, तो उन्होंने सारा कुछ जो काम किया था वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया था। और उसके अलावा उन्होंने तीसरा जो प्रिंसिपल दिया था, फाइंडिंग वेज टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट विद द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ऐसे आप इंडिविजुअल्स का इंतखाब करें या उन पे इन्फ्लुएंस करें, असरअंदाज हो, ताकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिंक्ड हो जाएं। अगर लिंक्ड होंगे तो वो और अच्छे से फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। मैरी पार्कर थी। मैरी पार्कर आफ्टर लिलियन गिलबर्ट जो है वो एक लेडी थी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में। और उन्होंने कहा था कि ब्रॉड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क। पॉलिटिकल साइंस और सोशल वर्क को मिक्स करके उन्होंने अपना एक आइडिया दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। और 4 पॉइंट्स दिए थे मेजरली। उन्होंने कहा था ग्रुप में काम करना चाहिए रादर कि आप इंडिविजुअल काम करें, क्योंकि ज्यादा अगर दिमाग एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा जनरेशन ऑफ आइडियाज होगी और अच्छी आपको जो है वो एफिशिएंसी आएगी और अच्छा आउटपुट मिलेगा। उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉइज पे या एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशनशिप में आप ये देखें कि आप पावर अवर की बजाय आप पावर विद करें, यानी कि एम्पावर करें अपने एम्प्लॉयज को, रादर दिन के आप उनको ऑर्डर दें या उन पे आप जो है वो हुक्मरानी करें, पावर का रोब झाड़ें उन पे। तो आप उनको एम्पावर करेंगे तो ये उनके लिए और बेहतर हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन के साथ जो भी मसले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रिजॉल्व होने चाहिए, और जो है वो द अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव यूनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। एल्टन मायो ने हाथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया था। उनका बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है कि हाथरॉन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने इलेक्ट्रिक वेस्टर्न कंपनी में किया था। उनका एरा था 1880 से 1949 तक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उनका नाम दिया था उन्होंने। और ऐसा था कि उसने एल्टन मायो ने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किए हुए थे, एक ग्रुप ए ग्रुप बी, और उनको स्पेशल टास्क दिया हुआ था। तो इस पे भी हम डिटेल जो है वो वीडियो बनाएंगे आगे हाथरॉन एक्सपेरिमेंट पे। अब्राहम मेजलो आ जाते हैं। उसके बाद अब्राहम मेजलो फादर ऑफ मोटिवेशन के हवाले से भी जाने जाते हैं। 1908 to 1970 जो है उनका एरा था। और उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। ये बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन और जनरल पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने दोनों हिसाब से लिखा हुआ है। और ये 5 जो नीड्स दी थी, अब्राहम मेजलो ने कहा था कि अगर इंसान एक नीड पूरी करेगा फिर दूसरी नीड पे जाएगा। तो किसी भी शख्स की जो लाइफ है उसने कहा था उसमें 5 किस्म की नीड्स जरूरी होती हैं। ये जो 3 नीड्स हमने लिखी हुई है, बिलो 3 नीड्स जो भी हैं हमारी, वो ये वाली, इनको उन्होंने डिफिशिएंसी नीड्स कहा था। डिफिशिएंसी नीड्स का मतलब है कि ऐसी नीड जो आपको फुलफिल करना लाजमी हो जाए आपकी लाइफ में। अगर आप इनको किसी भी एक नीड को अधूरा छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में कमी हो जाएगी। और बेसिकली अगर आप, हम इसको इस तरह से कह लें कि अगर ये 3 नीड्स आपकी फुलफिल नहीं होंगी तो आपका जो सर्वाइवल है वो भी खतरे में आ सकता है, जिसमें फिजियोलॉजिकल सेफ्टी और सोशल नीड आ जाती है। और दूसरी जो स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उन्होंने दी थी, अपर नीड, इनको हम अचीवमेंट नीड कहते हैं। तो ये हर कोई इस तरफ नहीं जाता, कोई मखसूस लोग होते हैं जिनको स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती, लेकिन ये आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं होती जिससे आपकी लाइफ को जो है वो थ्रेट आ जाए या आपका सर्वाइवल खतरे में हो जाए। तो वन बाय वन इन पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डोगलास मैकग्रेगर 1906 to 1964 उन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। ये भी उनकी मशहूर थ्योरी है। 2 ग्रुप्स में लोगों को उन्होंने डिवाइड किया था। ग्रुप्स के डिवाइड करने का मकसद है कि उन्होंने कुछ लोगों को थ्योरी एक्स का नाम दिया था, कुछ लोगों को थ्योरी वाई का नाम दिया था। और जिनको थ्योरी एक्स का नाम दिया था उनके लिए उनका ओपिनियन था कि ये बहुत ही लेजी किस्म के हैं, लाइफ में उनको कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए होती है, बस उनकी जो बेसिक नीड्स हो जाए उनको आप फुलफिल कर दें वो खुश हो जाएंगे लाइफ में। थ्योरी वाई वाले लोग जो थे वो जो है वो बहुत ही एक्टिव थे, उनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत थी और उनके एम्बिशंस लाइफ में बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा था ये ऐसे लोग हैं अगर आप इनको गाइड करेंगे तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये बाय जो अपना होते हैं बर्थ ये लेजी नहीं होते किसी भी काम में काम को करने के लिए। तो ये वाई वाले लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ये कहना था डोगलास मैकग्रेगर का। और इसके अलावा जो तीसरा है वो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है।
हमने पहला पढ़ा क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, दूसरा बिहेवियरल जिसको हम ह्यूमन भी कहते हैं मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, और तीसरा है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव का मतलब ये था कि आप जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करें डिसीजन मेकिंग में, क्वांटिफाई करें चीजों को, क्वांटिटी के हिसाब से जो है आप चीजों को वो देखें। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे उन्होंने बात की थी। तो इसमें 3 थ्योरीज आ जाती हैं, जिसमें अब हम सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव भी कहते, बल्कि ये है कि ये जो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है बस इसका यहाँ यहीं तक ही काम है। ये जो कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है इसको आप जो है वो डी कर लें, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। 4 जो बेसिक पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे हमने, इसमें सिस्टम थ्योरी आ जाती है, कॉन्टिजेंसी थ्योरी आ जाती है, और विलियम ऑचिस ए जे एंड जी थ्योरी आ जाती है। सिस्टम थ्योरी 1940s के अर्ली में डेवलप हुई थी, और उन्होंने कहा था सी ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम फंक्शनिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं सिस्टम थ्योरी, और हर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। जब तक ये मिलके काम नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा सा आउटपुट नहीं आएगा। तो इसमें उन्होंने कहा था देखें इनपुट्स हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आउटपुट्स हैं, अगर ये सारे जो है वो मिलके काम नहीं करेंगे चीजें तो फिर आउटपुट आ ही नहीं सकता है। इनपुट्स में अगर ह्यूमन मटेरियल फाइनेंस फिजिकल नहीं होगा, उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर हमें आउटपुट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं मिलेंगी, या कोई और आउटपुट अगर हम लेना चाहें। तो उन्होंने कहा था सिस्टम्स को जो है वो मिलजुल के काम करना चाहिए। और उनके हवाले से उन्होंने कहा था एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसको बाहर की इन्वायरमेंट, जो बैरूनी इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है, और जो क्लोज सिस्टम है उसको बैरूनी इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करती। इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप एक गिलास पानी का भर के रख दें और आप उसका और ढक्कन वगैरह या कोई ऐसी चीज ऊपर ना रखें, तो अगर आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह जो भी बाहरी चीज है वो आ सकती है। लेकिन अगर आप उस गिलास को, उस पानी के गिलास को कवर करके रखेंगे तो बाहर की कोई भी चीज उसमें नहीं आ सकती, ना ही उसमें उस पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये 2 सिस्टम थे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की बात की थी। उसके बाद जो है वो एज एंड जी थ्योरी जो विलियम ओची ने दी थी, उसने अमेरिकन और जापानीज थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के एक अपनी थ्योरी बनाई थी, और उसमें उसने वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोनों में बेस्ट थे उनको वहां से लिया और जी थ्योरी में डाल दिया, और उनका कि अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से रन कर सकेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो थ्योरी थे, अमेरिकन थ्योरी थे, वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैपिड प्रमोशन, फॉर्मलाइज्ड कंट्रोल। और जो जापानीज थ्योरी थी उनके लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो एवोल्यूशन एंड प्रमोशन है, और इनफॉर्मल कंट्रोल है। ये दोनों थ्योरीज में से विलियम ओची ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि ये बेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन पे भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का कहा था उन्होंने, कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो एवोल्यूशन एंड प्रमोशन, इनफॉर्मल कंट्रोल। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ इस थ्योरी से लिए गए हैं और कुछ जो है वो इस थ्योरी से लिए गए हैं, यानी कि कुछ अमेरिकन थ्योरी से लिए हैं और कुछ जो है वो जापानीज थ्योरी से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में जो हमने मैनेजमेंट थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव का ओवरव्यू दिया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि कौन सी थ्योरी में कौन से कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं, या फर्दर कौन कौन सी थ्योरीज में वो डिवाइड हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था, और इंशाल्लाह मैं इन पे हर एक जो पर्सपेक्टिव है या हर एक थ्योरी जो है या हर एक कंट्रीब्यूटर है उस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, ताकि जो जो चीजें उन्होंने कही थी डिटेल में वो हम समझ सके। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं किसी वीडियो पे जो है थ्योरी पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।